हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 109 जो कि है भारत का इतिहास 5 टाइम पीरियड है 1550 से 1605 के बीच में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है, मध्यकालीन दक्षिण भारत के ग्राम्य रचना तथा भू अधिकारों की प्रकृति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो मध्यकाल में जो है दक्षिण भारत में जो ग्राम की किस तरह की रचना थी और भू अधिकार मतलब भूमि पर किस तरह का अधिकार हुआ करता था, इनकी प्रकृति पे संक्षेप में चर्चा करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम BHIC 109 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की ग्राम संरचना। तो दक्षिण भारत में ग्राम की संरचना किस तरह की थी वो पहले हम देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के भूमि अधिकारों पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ब्रिटिश प्रशासन जो थी वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है दक्षिण भारत में जो भूमि अधिकारों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो वो रिपोर्ट किस तरह से तैयार की गई थी वो देखिए, और उसको रिपोर्ट तैयार करने में कहाँ कहाँ से उसे हेल्प लेनी पड़ी थी। देखिए, प्रस्तर अभिलेख और स्थानीय ग्राम दस्तावेज, जिसे कैफियत भी स्थानीय भाषा में कहा जाता था, मेरेंजी संग्रह में संग्रहित तार पात्रों पर लिखित ग्राम्य स्तर पर जारी अध्यादेश, ईसाई मिशनरी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि ऐसे विभिन्न स्रोत हैं जो दक्षिण भारत की भू व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। तो ये सब जितना भी है ये सब दक्षिण भारत में किस तरह की भू व्यवस्था थी उनके बारे में प्रकाश डालती है। देखिए, अंग्रेज पदाधिकारियों की रिपोर्टों में दक्षिण भारतीय गांवों में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का उल्लेख मिलता है। तो जो भी रिपोर्ट बना के अंग्रेज पदाधिकारी दिए थे तो रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि पे जो है सामूहिक स्वामित्व होता था, सबका स्वामित्व बराबर हुआ करता था। ठीक है। आधुनिक काल के पहले भू स्वामित्व और कृषि उत्पादन का मुख्य आधार था। तो क्या कहा गया है कि आधुनिक काल के जो है पहले भू स्वामित्व वह कृषि और कृषि के उत्पादन ही उसका मुख्य आधार था। देखिए, दक्षिण भारत में दो प्रकार के गांव थे, एक ब्रह्मदेव और दूसरा गैर ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मतलब क्या होता था कि जो भी पंडित लोग थे वह किसी राजा के यहाँ पूजा करवाते थे और दक्षिणा में उन्हें जमीन दिया जाता था, तो उसको ब्रह्मदेव कहा गया। और गैर ब्रह्मदेव था जो पहले से ही पुरातन से ही कोई लोग किसी के जगह पे या स्थानीय पे खेती करते थे, उसकी गैर ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है। देखिए, शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदानित भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। जो हम बताएं, इन गांवों में ब्राह्मणों ने सामूहिक स्वशासी निकाय सभा की स्थापना की। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों को जमीन मिली वहाँ पे उसने क्या किया कि सामूहिक रूप से रहने लगे और स्वशासी निकाय बना के अपना सभा स्थापना करने लगे। ठीक है। देखिए, पल्लव और चोल काल में ये गांव सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित थे। तो पल्लव और चोल काल में जो है ब्रह्मदेव गांव जो है सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हुए थे। देखिए, गैर ब्रह्मदेव गांव अधिक पुरातन थे और इनकी संख्या ब्रह्मदेव गांव से ज़्यादा थी। जो गैर ब्रह्मदेव गांव जो थे ये काफ़ी ज़्यादा थे और इनकी संख्या जो है ब्रह्मदेव गांव से ज़्यादा थी। काल विशेष और स्थान के अभिलेखों के अध्ययन से कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं। देखिए, काल विशेष, ठीक है, अभिलेखों से जो है अध्ययन करने के बाद कुछ विशेष मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। देखते हैं क्या क्या मुद्दा है। देखिए,
पहला मुद्दा है कि विजयनगर काल में भू अधिकार की दृष्टि से गांव प्राथमिक इकाई थी। तो विजयनगर काल में जो है गांव जो थी वह प्राथमिक इकाई थी। भू अधिकार की दृष्टि से प्राथमिक इकाई जो है थी वह गांव थी। ठीक है। दूसरा था कि ब्रह्मदेव गांव में व्यक्तिगत स्वामित्व, यानी व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब होता है बड़े भूमिपतियों के पास कई गांव होते थे, उसे व्यक्तिगत स्वामित्व कहा जाता था। ठीक है था। और गैर ब्रह्मदेव गांव में उरार मतलब किसानों के बीच सामुदायिक भू स्वामित्व था। सभा या उर किसे कहा जाता था? उर जो है गैर ब्राह्मणों का सभा को जो है उर कहा जाता था। ठीक है। सभा, उर और नट्टार जैसे स्वशासी निकायों का पतन हुआ और बाद में विजयनगर काल में ये लुप्त हो गए और इनका स्थान नायक या स्वतंत्र शासकों ने ले लिया। आप लोग याद रखिएगा, नायक का आगे चर्चा करेंगे हम। किसका स्थान ले लिया था नायक? विजयनगर काल में जो सभा और उर और नट्टार जो थे वह स्वशासी, इसका पतन होने के बाद जो है इसका नायक इसके जगह पे आ गया था। चोल काल में मुख्य इकाई नाडु था, जिसे नट्टार तथा ओकुल जो कर्नाटक के क्षेत्र में थे भी कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में गांव प्राथमिक इकाई हो गई। उर गैर ब्रह्मदेव गांव की सभा को कहते थे। उर शब्द जो है वह गैर ब्रह्मदेव गांव की सभा को कहा जाता था। आइए आप जानते हैं कि भू अधिकारों की प्रकृति किस टाइप की थी उसे जानते हैं। देखिए, विजयनगर राज्य की शक्ति का आधार किसानों द्वारा अधिशेष उत्पादन और तेलुगु नायकों द्वारा सफलतापूर्वक उसकी वसूली करना था। तमिल ग्रामीण प्रदेश के सूखे मैदानों में थोटियम, याद रखिएगा इन शब्दों को, थोटियम, पंटारेड्डी, नायडू और कंबलटर जैसी योद्धा प्रजातियां बसी हुई थी। परंपरागत तमिल कृषक सम्भ्रातों जैसे नट्टावर एवं उरावर का स्थान तेलुगु भाषी समुदायों ने ले लिया, जिन्होंने इस इलाके को परिधीय क्षेत्र में बदल दिया। मंदिर भूमि को 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में योद्धा प्रधानों की अर्ध निजी भूमि संपदा को कनिपुरु भी कहा जाता था उस टाइम के। आगे हम बताएंगे कनिपुरु के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से भी के रूप में बदल दिया गया। 1511 ईस्वी के एक अभिलेख में मंदिर के भूमि अधिकारों की कृषि बस्ती, जिसे हम तिरुनाथ थुकुनी कहते थे, को एक योद्धा प्रधान के कनिपुरु में बदलने का उल्लेख मिलता है। अनुदान ग्राही को खेती करने के अधिकार के साथ साथ कर आरोपित करने का अधिकार भी मिल गया। 16वीं शताब्दी के भूमि संबंधी इस लेन देन में कई भूमि संबंधी और वित्तीय अधिकार शामिल थे। उरावर और नट्टार जैसे परंपरागत किसान सम्भ्रातों और उर जैसी किसान सभाओं का स्थान नायकों द्वारा निर्मित विस्तारित और सक्रिय कृषि राजनीतिक संरचना ने ले लिया। इस काल में नायकों ने किलाबंदी करके कई बस्तियां तथा शहर बसाए। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। कावेरी डेल्टा में उनकी अनुपस्थिति सुस्पष्ट है। योद्धा प्रधानों द्वारा अधिगृहित पालियान वह भूमि थी जहां नायकों द्वारा स्थापित राजनीतिक और आर्थिक संरचना में किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को समाहित कर लिया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, गया वे कारीगरों और किसानों से कुदानाई मतलब स्थानीय कर होता था और सित्तम नामक कर वसूलते थे। नायकों को भूमि धारण अधिकार कनिपुरु के नाम से प्रचलित था। देखिए, नायकों को जो है वो नायक कैसे जन्म लिया था? उर, नट्टार और ये सब पतन के बाद जो है नायक का स्थान आया था। नायक को जो है नायक का भूमि धारण का अधिकार जो है कनिपुरु के नाम से प्रचलित था, जो संभवतः भूमि संबंधी अधिकार की ओर इशारा करता था। अर्थात इसके अंतर्गत स्वामित्व के पूर्ण
अधिकार के बिना भूमि की खरीद तथा बिक्री की जा सकती थी। 1522 ईस्वी में एक अभिलेख में मंदिर भूमि और इसके अधिकार को नायकों को हस्तांतरित किए जाने का उल्लेख मिलता है। इन अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल थे। तो कौन कौन से अधिकार शामिल थे वो देखिए मंदिर से प्रसादम मतलब पवित्र भोजन ग्रहण करना, दूसरा है खेती करवाना और लोगों को बसाना, तीसरा है किसानों से कर वसूलना। ठीक है, तो ये सब अधिकार प्राप्त थे मंदिरों से। ठीक है, तो आप देखिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि कम टाइम में 20 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो 2 बार देखिए। कम टाइम में आपका रिवीजन 20 नंबर का क्वेश्चन का हो जाए, ताकि एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से लिख पाइएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, श्वेत सरदारों के प्रति अकबर की नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो श्वेत सरदारों के प्रति जो है अकबर का किस तरह की नीति थी, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। और 10 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 250 शब्दों में से आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए उत्तर, अकबर की इन सरदारों के प्रति कोई घोषित औपचारिक नीति नहीं थी। समकालीन स्रोतों के आधार पर मुगलों और सरदारों के बीच के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। सरदार शब्द का प्रयोग उन शासकों वंशों के लिए किया गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए थे तथा छोटे छोटे क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में शासन करते थे। इन शासकों को मुगलों के साथ संबंध रखने के कारण एक विशिष्ट प्रकार का दर्जा प्राप्त था। इन शासकों को एक और अपनी शासित क्षेत्र पर प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहीं दूसरी ओर ये मुगल साम्राज्य के संदर्भ में एक सहायक की स्थिति रखते थे। तो देखिए सरदार शब्द का जो था कि सरदार शब्द का प्रयोग तभी किया जाता था जब उनके कई क्षेत्रों में उनका प्रशासन चलता था और वह मुगलों के भी साथ अपना समन्वय या सहायता बनाए रखता था। देखिए सरदारों की सत्ता का चरित्र किस तरह का था वो देखते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल के दौरान तत्कालीन विवरणों में इन सरदारों का उल्लेख राय राणा किस तरह का उल्लेख मिलता था। देखिए राय, राणा, रावत, रावल, राजा, महाराजाबान तथा कलंतरान। अंतिम 2 नाम फारसी हैं, तो ये महाराजाबान और कलंतरान जो है ये दोनों नाम फारसी शब्द के हैं। आदि के रूप में किया गया है। मुगल प्रभुत्व के अधीन जमींदार स्वतंत्र नहीं होते थे, जबकि सरदारों को उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती थी तथा ये मुगल शासकों के साथ एक विभिन्न प्रकार का संबंध रखते थे, जो आपको हम बताए ऊपर। देखिए सरदारों के साथ मुगलों का संघर्ष किस तरह से हुआ वो देखिए लोदी का जो हार हुआ था, लोदियों की हार के पश्चात बाबर के अधीन भारत के केंद्रीय सत्ता को तथा ये अब आगे देखते हैं। देखिए हुमायूं को भी अफगानों और श्वेत सरदारों के संयुक्त विद्रोहों का सामना करना पड़ा। देखिए अकबर का सरदारों के साथ प्रारंभिक संपर्क संघर्षों तथा युद्धों के माध्यम से हुआ। कई मामलों में ये सरदार मुगल एवं अफगान विद्रोहियों के साथ मिल गए। मुगल सत्ता के सुदृढ़ीकरण एवं विजयों की प्रक्रिया में अकबर ने सरदारों का समर्थन प्राप्त किया और कई सरदारों ने मुगलों की अधीनस्था को भी स्वीकार किया। तो यहाँ से भी जो है अकबर मजबूत होने लगा। देखिए सरदारों के विद्रोह, देखिए समकालीन ग्रंथों में सरदारों द्वारा किए गए विद्रोहों के विवरण भी मिलते हैं। इस प्रकार के विद्रोहों का कारण अक्सर राजस्व या नजराने की अदायगी न करने होता था। तो जो सरदार लोग थे उनको कहा जाता था कि आप मुगल काल में या मुगल को
जो राजस्व व्यवस्था चलता था वो राजस्व दिया जाए। यदि नहीं देने से तो होता क्या था, सरदारों के साथ विद्रोह या उनके मन में थोड़ा सा विद्रोह भड़क उठता था। ठीक है, देखिए अदायगी न करने से होता था विद्रोहियों की स्थिति में अधिकांश सरदारों को उनके क्षेत्र से बेदखल नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें या परिवार के किसी अन्य सदस्य को वह क्षेत्र फिर से सौंप दिया जाता था। अकबर ने सरदारों के प्रति जिस नीति का प्रारंभ किया था वह आगामी मुगल सम्राटों के शासनकाल में भी जारी रही। इन सरदारों को मुगल कुलीनों या मनसबदार के रूप में शामिल करने की नीति साम्राज्य के लिए अति लाभप्रद साबित हुआ। मुगल सम्राटों ने सरदारों का समर्थन तथा नवीन विजयों के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त करने में सफलता हासिल की। तो देख लिए दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता था और कम टाइम में 15 मिनट में आपको एक 20 नंबर का भी क्वेश्चन बताए, एक 10 नंबर का भी बताए। तो जिनको यह क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको एक तरह से वर्ड मिल गया होगा। एक बार दो बार देखिएगा तो अब ज़रूर समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए कम ड्यूरेशन में आपको दो क्वेश्चन बता दिए। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।